हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 2 जून और आज की इस वीडियो में हम 2 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स घोषित किया गया है? तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एफडीआई के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? सिंगापुर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स जो कि है सिंगापुर। अब ये एफडीआई है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कहने का मतलब है कि विदेश की कोई भी कंपनी, मान लीजिए यहाँ यूएसए की ही बात की जा रही है, तो यूएसए की कोई कंपनी भारत में आकर के इन्वेस्ट करती है या भारत की किसी कंपनी से शेयर परचेस करती है, इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किसने किया है भारत में? सिंगापुर ने। दूसरे स्थान पर है यूएसए और तीसरे स्थान पर है मॉरिशस। तो भारत में तो किया गया है इन्वेस्ट। भारत में सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए किस राज्य में इन्वेस्ट किया गया है तो ये है गुजरात। तो दोनों ही आप याद रखेंगे कि किस देश ने निवेश किया है सबसे ज़्यादा और किस राज्य में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है। आज हम बात कर रहे हैं यूएसए। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर, यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, और भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये है यहाँ की उपराष्ट्रपति। एडिशनल तौर पर आप ये याद रखेंगे कि हाल ही में जो बाइडन के द्वारा यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है इसे ये निर्देश दिया गया है कि दुनिया में ये जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति है ये कहाँ से हुई है इसका पता लगा करके अगले 3 महीनों में, मतलब कि 90 दिनों के भीतर भीतर ये जो रिपोर्ट है ये सरकार को सौंपी जाए। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका के द्वारा 2 कंट्रीज़ पर बैन लगाया गया है। पहली है इथियोपिया, दूसरी है इरिट्रिया। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच ये जो आप देख रहे हैं ये है पनामा स्ट्रेट। अगला है तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो 2019 में इन्होंने जो तंबाकू पर रोक लगाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास किए थे, जैसे कि इन्होंने ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर बैन लगाया था, कई कानून भी बनाए थे, इसके लिए इन्हें WHO ने सम्मानित किया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अदानोम। और यही जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं ये WHO के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। अब यदि हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो के सैलजा, ये है केरल के हेल्थ मिनिस्टर। कोरोना महामारी के बीच इनके योगदान के लिए इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी, इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय पदक से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है तंबाकू, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। अगला है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की है? तो ऐसी नियुक्ति भी हाल ही में असम के मंत्रिमंडल के द्वारा की गई है। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? तो देखिए, जैसे कि आपके संरक्षक यानी कि गार्जियन कौन होते हैं? आपके पेरेंट्स, जो कि आपकी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, ये सब केयर कौन करता है? हमारे पेरेंट्स करते हैं। सेम उसी तरह से अब असम के मंत्रिमंडल ने ऐसा फैसला किया है कि असम के हर जिले में एक संरक्षक होगा। और ये संरक्षक होगा कौन? तो इसी के लिए इन मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। ये मंत्री क्या कार्य करेंगे? तो राज्य के सभी जिलों में ये सतत विकास की देखभाल करेंगे। राज्य में किसी भी तरह की, मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार की कोई भी योजनाएं होती हैं तो इसे जिलों तक कैसे पहुंचाया जाए इसके लिए ये कार्य करेंगे। साथ ही जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इसकी भी निगरानी रखेंगे। और जिलों में किसी चीज़ की यदि कोई समस्या होती है तो ये जिलों का दौरा भी करेंगे। तो राज्य के छोटे छोटे हिस्सों में भी, मतलब कि इन जिलों में भी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं अच्छे से लागू हो सके, इसके लिए गार्जियन के रूप में इन जिलों में मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। असम की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धुलिया। हाल ही में यहाँ बिजली गिरने की वजह से 18 हाथियों की मौत हुई है। और यहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये तो इसी असम में स्थापित किया गया है। साथ ही शिशु सेवा योजना, जिसके तहत जो असम गवर्नमेंट है ये राज्य के उन बच्चों को जो कि
जिन्होंने इस कोरोना महामारी के बीच अपने माता पिता को खो दिया है और वे अनाथ हो गए हैं। ऐसे बच्चों को 3500 रुपये की आर्थिक सहायता देगी असम गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश से 4 हैरान टीपी ड्रोन प्राप्त करेगी? तो इंडियन नेवी ये ड्रोन ले रही है इजराइल से। ड्रोन का नाम है हेरान टीपी ड्रोन। इस ड्रोन की खासियत क्या है? तो इसे खास तौर पर निगरानी और सर्विलांस ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। किसने तैयार किया है? इजराइल ने। और इंडियन आर्मी जो कि इसे ले रही है इजराइल से, इसका इस्तेमाल मतलब कि इस ड्रोन का इस्तेमाल ये कहाँ करेगी? तो भारत और चाइना की वह सीमा जो कि लद्दाख से लगती है, जिसे आप LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र में निगरानी के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन लिया कहाँ से जा रहा है? इजराइल से। तो आप मैप में देख सकते हैं इजराइल की लोकेशन, और ये है यरूशलेम जो कि सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा है। इसी यरूशलेम में स्थित है अल अक्सा मस्जिद, जो कि मक्का और मदीना के बाद मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल मानी जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं तेल अवीव, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी तेल अवीव में एक सड़क है जिसका नाम बदल करके रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। और हाल ही में भारत और इजराइल ने कृषि समझौते पर 3 साल के लिए हस्ताक्षर किए हैं। और जो इजराइल है ये दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बना है जिसने स्वयं को मास्क फ्री घोषित कर दिया है। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे ये कब मनाया गया? तो ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है। ह्यूमन के लिए मिल्क कितना ज़रूरी है, ह्यूमन की बॉडी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए 1 जून को ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे। 31 मई को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल डे मनाया गया, जबकि 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया गया है। अगला है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है रवि शास्त्री के द्वारा। और रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई ये पहली किताब है जो कि 25 जून को लॉन्च होनी है। और इस किताब में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में इन्होंने लिखा है और उन्हें प्रेरित किया है। तो किताब का नाम आप याद रखेंगे, स्टार गेजिंग, जो कि लिखी है रवि शास्त्री ने। यदि हम अदर क्रिकेटर्स की बात करें तो हाल ही में सुरेश रैना की एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। यदि हम बात करें राहुल द्रविड़ की तो इनकी कौन सी किताब है? टाइमलेस स्टील। सचिन तेंदुलकर, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये ऑटोबायोग्राफी है सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली जो कि BCCI के प्रेजेंट टाइम में और 39वें क्रम के ये अभी अध्यक्ष हैं। अगला है, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब ये योजना है क्या? तो देखिए, ऐसे लोग जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं, आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जो कि काफ़ी अच्छा लिखते होंगे, तो समझ लीजिए कि ये योजना उन्हीं के लिए है। योजना का नाम है युवा प्रधानमंत्री योजना। युवा की फुल फॉर्म बनती है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर। तो इस योजना की शुरुआत NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट, इसके माध्यम से की गई है। इस योजना के तहत ऐसे युवा जिनकी उम्र 30 साल से कम है और वे बहुत अच्छा लिखते भी होंगे, तो उन युवाओं को इस योजना के माध्यम से प्रेरित किया जाएगा। इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की है शिक्षा मंत्रालय ने। प्रेजेंट टाइम में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल जी। रमेश पोखरियाल ये भी काफ़ी अच्छा लिखते हैं और इसी के लिए इन्हें कुछ समय पहले ही वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। व्हाइट मॉन्यूमेंट जो कि हाल ही में खबरों में था, ये किस देश में स्थित 4000 साल पुराना एक युद्ध स्मारक है, यानी कि वॉर मेमोरियल। जैसे कि आप दिल्ली में सुनते होंगे कि भारत का पहला जो वॉर मेमोरियल यानी कि युद्ध स्मारक ये दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट के पास इसकी स्थापना की गई है। इस युद्ध स्मारक में क्या है कि भारत के लिए जिन वीर सपूतों ने अपनी जान दी है, अपनी कुर्बानी दी है, इनके नाम वहाँ लिखे हुए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वैसे ही वाइट मॉन्यूमेंट्स जो कि रिलेटेड है सीरिया से, और ये सीरिया में स्थित 4000 साल पुराना एक युद्ध स्मारक है। तो हज़ारों साल पहले जो युद्ध हुआ था, इसमें जो सैनिक मारे गए थे, इन सैनिकों के सम्मान में इस युद्ध स्मारक की स्थापना की गई थी जो कि रिलेटेड है सीरिया से। सीरिया की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? ये है दमिश्कस। और अभी सीरिया ये चर्चा में भी रहा था। हाल ही में यहाँ के नए प्रेसिडेंट ये बनाए गए हैं बशर अल असद, जो कि 95% वोट के साथ यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। सीरिया और अभी जो हमने डिस्कस किया था इजराइल के बारे में, इन दोनों ही देशों के बीच एक पहाड़ी को लेकर के विवाद है। इसका नाम क्या है? गोलन हाइट्स। इसी
गोलन हाइट से निकलती है जॉर्डन रिवर जो कि बहती हुई आती है और इजराइल के पास कुछ यहाँ आगे स्थित है डेड सी, यहाँ आकर के ये मिल जाती है। अगला है जीएसटी की 43वीं बैठक की अध्यक्षता ये किसके द्वारा की जाएगी? इसकी अध्यक्षता करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के वित्त मंत्री ही होते हैं। निर्मला सीतारमन ये करेंगी इसकी अध्यक्षता और इस बैठक में सभी राज्यों के और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही इस बैठक में कोविड-19 के इलाज में जिन चिकित्सक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिन दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है इस पर जो जीएसटी लग रही है इस पर तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जो ब्लैक फंगस है जो कि चर्चे में है इसके इलाज में जिस दवा का इस्तेमाल हो रहा है और इस दवा का जो आयात अन्य कंट्रीज से किया जा रहा है इस पर मतलब कि इसके शुल्क में छूट दिए जाने का फैसला किया गया है। तो जीएसटी एक कैसा टैक्स है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये लागू कब हुआ था? भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को और इसलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे पहले किस देश में ये लाया गया था? फ्रांस में। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होती हैं। इस बिल को पास करने वाला पहला राज्य था असम। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया है? तो यह है आर्टिकल 279A। और जीएसटी को लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने। हाल ही में आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी की वजह से एचडीएफसी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। हाल ही में जो आरबीआई है इसने एचडीएफसी बैंक पर कुल 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये लगाया क्यों गया है? तो जो एचडीएफसी है इसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 6, 2 और 8 इसमें जो प्रावधान लिखे हैं इसका इसने उल्लंघन किया है, जिसके कारण आरबीआई ने इस पर 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। यदि हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके जो सीईओ हैं कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं शशिधर जगदीशन। लगातार 7वीं बार जो एचडीएफसी है ये भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी बन गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था बोध गया। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है आईपीएल 2021 ये कहाँ स्थानांतरित किया गया है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।